नमस्कार। फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण मात्रक या इकाइयाँ, इम्पॉर्टेंट यूनिट्स इन फिजिक्स। तो इसके पहले आपने देखा कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आपको ये भी पता है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। चूँकि एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या 7 है, इसलिए मूल मात्रकों की संख्या भी 7 है। अगर हम उनको एक बार रिकॉल करें तो आप देखेंगे कि ये कौन-कौन से मात्रक हैं। तो इनमें एक द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक है मीटर, समय का मात्रक है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पीयर, तापमान का मात्रक है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। इनके अतिरिक्त अन्य जो महत्वपूर्ण मात्रक हैं, आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द्रव्यमान के महत्वपूर्ण मात्रकों से। तो द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण मात्रक है मिलीग्राम। आपको पता है कि जो मिलीग्राम होता है वो उसमें 10⁻³ ग्राम या 10⁻6 किलोग्राम होते हैं। ये एक बेसिक मात्रक है जो हम शुरुआत से ही इसको पढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मात्रक है कैरेट। सबने सुना होगा, हीरे और सोने के वजन को मापने में, शुद्धता को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है और एक कैरेट में 205.3 मिलीग्राम होते हैं। लगभग एक कैरेट 205.3 मिलीग्राम का होता है। इसी प्रकार से आपने सुना होगा एटॉमिक मास यूनिट AMU। ये परमाणुओं के द्रव्यमान को व्यक्त करने का मात्रक है, इसीलिए हम इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब इसको यूनिफाइड या फिर यू के टर्म में एक्सप्लेन किया जाता है। कार्बन 12 जो कार्बन का समस्थानिक होता है, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का जो द्रव्यमान होता है उसे 1 AMU मान लिया गया है। और कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इसीलिए 1 AMU बराबर 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। इसीलिए 1 AMU इक्वल आपको याद रखना है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। फिर एक महत्वपूर्ण मात्रक है CSL, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा। अगर आप नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जो चंद्रशेखर है, सबसे पहले उनकी बात कर लें तो चंद्रशेखर जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्हें 1983 में इसी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 20 वर्ष की अवस्था में तारों के जन्म और विकास की प्रक्रिया को चंद्रशेखर ने समझाने का प्रयास किया और उसी दौरान उन्होंने जब तारों की मृत्यु की बात कही तो वहाँ पर चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताया। जब तारे का अंत होता है तो उसके अंत के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक जैसे हुए श्वेत वामन ड्वार्फ या वाइट ड्वार्फ के रूप में उसका अंत होता है, दूसरा होता है सुपरनोवा के रूप में। सुपरनोवा के पश्चात ही वो न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। तो कब किसी तारे का अंत जो है सुपरनोवा के रूप में होगा, कब किसी तारे का अंत श्वेत वामन या वाइट ड्वार्फ के रूप में होगा, इसी को चंद्रशेखर लिमिट के रूप में बताया गया है। तो कोई भी तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 मतलब कह लीजिए लगभग डेढ़ के करीब 1.44, इसी को हम कहते हैं मास ऑफ सन MS से या तो कम है या उसके बराबर है, तो उसका जो अंत होता है वो ड्वार्फ या वाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन के रूप में होता है। और जब 1.44 MS से अधिक होता है तो वह सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में बदल जाता है। कंक्लूजन ये है कि 1.44 MS जो है वो चंद्रशेखर लिमिट को एक्सप्रेस करता है, जिसके लिए चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर इसके बाद ग्रेन की बात करें, 64.68 मिलीग्राम को एक ग्रेन कहा जाता है। फिर समय की कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं। आपको पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से प्रत्येक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर आपको पता है 24 घंटे में कितने मिनट और सेकंड है, तो आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे कि एक वर्ष में कुल कितने सेकंड होते हैं। फिर अगर आप देखें कि एक सूर्य मास जो होता है 30 से 31 दिन का होता है, फरवरी के केस में 28 कह सकते हैं और लीप ईयर में 29 का भी तो कह सकते हैं। सामान्य रूप से 30 से 31 दिन का एक सूर्य मास होता है। इसी प्रकार से 28 दिन का, लगभग 28 दिन का चंद्रमास भी होता है। तो सूर्य मास लगभग 30 से 31 दिन का, चंद्रमास लगभग 28 दिन का। एक मिली सेकंड जो होता है 10⁻³ सेकंड का होता है। एक नैनो सेकंड 10⁻9 का, क्योंकि मिली का मतलब है 10⁻3, नैनो का मतलब है 10⁻9, पिको का मतलब है 10⁻12। आप इसको याद रखिएगा, जब भी मिली की बात होगी तो 10⁻3, नैनो की बात होगी 10⁻9, पिको की बात होगी 10⁻12। इसी प्रकार से 24 घंटे का होता है एक सौर दिवस। अब हम आते हैं क्षेत्रफल के जो महत्वपूर्ण मात्रक हैं। इनमें से 3 मात्रक आपको याद
याद रखना है और आप अक्सर डेली लाइफ में भी इनको सुनते हैं। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना होगा 4047 या 4047 वर्ग मीटर का होता है 1 एकड़ और फिर 640 एकड़ का होता है 1 वर्ग मील। इसी प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि लगभग 2.5 एकड़ 2.47 का होता है 1 हेक्टेयर। 2.47 आप अक्सर सुनते हैं एकड़ और हेक्टेयर, तो आप इनमें संबंध साबित कर सकते हैं कि 1 एकड़ होता है 4047 वर्ग मीटर का और 2.47 एकड़ का होता है 1 हेक्टेयर। फिर लंबाई के कुछ मात्रकों की बात करें तो जैसे अक्सर सुनते हैं मील, समुद्री मील, तो मील जो होता है वो स्थलीय दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है और समुद्री दूरी के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप इसको देखें, समुद्री मील जो होता है 1.609 किलोमीटर का होता है और जो नॉटिकल मील होता है 1.852 किलोमीटर का होता है। तो नॉटिकल मील, कई बार इसको नॉट लिख दिया जाता है, ये समुद्री दूरी को मापने की इकाई है और एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर या ये कह सकते हैं 1.852 किलोमीटर या मीटर में लिखेंगे तो 1852 मीटर का होता है। तो दोनों में संबंध अगर देखें, मील समुद्री नॉटिकल मील समुद्री दूरी के लिए, मील स्थलीय दूरी के लिए, और 1 मील और नॉटिकल मील में जब अगर आप संबंध देखेंगे तो 1.15 मील का 1 नॉटिकल मील हो जाता है। कुल मिलाकर के आपको नॉटिकल मील को जरूर याद रखना होगा कि 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर या मीटर होते हैं। तो 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर या 1 नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं। तो 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर या फिर 1852 मीटर। फिर गज की बात करें, अक्सर सुनते होंगे जैसे गजे सिकंदरी आपने इतिहास में पढ़ा, तो गज बड़ा होता है 3 फीट का, 1 गज 3 फीट का होता है। और आप ये भी पता है कि 1 फीट में 0.3 मीटर होंगे तो 0.9 मीटर का कह सकते हैं 1 गज होता है। 1 फीट की अगर बात करें तो यह 12 इंच के बराबर, सेंटीमीटर में कहेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर का, मीटर की बात करेंगे तो 0.3 मीटर का। मतलब 1 फीट में 12 इंच या फिर 30.48 सेंटीमीटर या फिर 0.3 मीटर का होता है 1 फीट। ये बेसिक है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। फिर इसी प्रकार से अगर हम इंच की बात करें, लगभग 2.5 सेंटीमीटर का 2.54 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। अब हम बात करते हैं दूरी के कुछ बड़े मात्रक जिनका प्रयोग अक्सर खगोलीय दूरी के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो मध्य दूरी है उसे हम खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं और ये दूरी संक्षेप में एयू के रूप में लिखी जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू। यह होता है 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर के बराबर। बिल्कुल याद रखना है। आप ये भी कह सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है या माध्य दूरी है 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर है, जिसी को एक खगोलीय दूरी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से 1 AU इक्वल हो गया 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर दूरी का जो एक दूसरा बड़ा मात्रक है यह है प्रकाश वर्ष। कई बार हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का एक बड़ा मात्रक है जिसे हम लाइट ईयर या संक्षेप में LY भी लिखते हैं और 9.46 गुणे 10⁻15 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर का होता है 1 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। और फिर दूरी का एक सबसे जो बड़ा मात्रक माना जाता है वो है पैरालैक्टिक सेकेंड या जिसको हम कहते हैं पारसेक। पारसेक दूरी का एक बड़ा मात्रक है। पैरालैक्टिक सेकेंड को ही संक्षेप में पारसेक कहा जाता है। अभी हमने देखा जो प्रकाश वर्ष होता है, जब यह प्रकाश वर्ष 3.26 होता है इसी को एक पारसेक कहा जाता है। तो आप संबंध से याद रखिएगा, एक पारसेक और प्रकाश वर्ष में क्या संबंध होता है। तो 3.26 प्रकाश वर्ष का एक पारसेक होता है और आपको ये भी पता है कि एक प्रकाश वर्ष में 9.426 गुणे 10⁻15 मीटर है। तो आप 3.26 का गुणा कर देंगे तो पारसेक का मान मीटर में आपको प्राप्त हो जाएगा 3.084 गुणे 10⁻16 मीटर। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष का होता है और एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर का होता है और एक AU या एक खगोलीय इकाई जो है 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। फिर कुछ इसके जो छोटे मात्रक हैं उन छोटे मात्रकों की बात करें, जैसे एक मात्रक है माइक्रोमीटर या माइक्रॉन जिसको हम μm से दर्शाते हैं। 10⁻⁻6 मीटर को एक माइक्रॉन या माइक्रोमीटर कहा जाता है। 10⁻⁻9 मीटर को एक नैनोमीटर कहा जाता है। 10⁻⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्राम कहा जाता है। 10⁻⁻12 मीटर को एक पिकोमीटर कहा जाता है। 10⁻⁻15 मीटर को एक फर्मीमीटर याद कहा जाता है। तो अब आपको याद क्या 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 रखना होगा, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9,
10 टू पावर -10, 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -15, 10 टू पावर 6 मीटर का हो गया माइक्रोमीटर या माइक्रॉन, 10 टू पावर -9 मीटर का हो गया नैनोमीटर, जिसको संक्षेप में एनएम लिखा जाता है, 10 टू पावर -10 का हो गया 10 टू पावर -10 मीटर का हो गया एक एंगस्ट्राम, फिर 10 टू पावर -12 मीटर का हो जाएगा एक पिकोमीटर, जिसको पीएम से लिखा जाएगा स्मॉल लेटर में, फिर 10 टू पावर -15 मीटर का हो जाएगा एक फर्मीमीटर। ध्यान रखिएगा, जो एंगस्ट्राम है इसका प्रयोग तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ को मापने के लिए किया जाता है, और जो फर्मीमीटर है उसका प्रयोग नाभिक और उसके मूल कणों के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से इन संबंधों को हम याद रखेंगे। फिर हम कुछ आयतन या धारिता के मात्रकों की बात करें तो आपको पता है कि जो 1 लीटर होता है, जिसमें कि 1000 मिलीलीटर होता है, उसी को 1000 घन सेंटीमीटर या उसी को क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको संक्षेप में हम सीसी कहते हैं, सीसी के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। फिर 3.785 लीटर का एक गैलन होता है, एक गैलन 3.785 याद रखना है। फिर 1.58.9 आप इसको अप्रॉक्स में याद कर सकते हैं, 159 लीटर का होता है एक बैरल। आप देखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब पेट्रोलियम पदार्थ का होता है तो उसके लिए बैरल टर्म का यूज किया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अमेरिकन यूनिट में अगर बात करें तो 42 गैलन का होता है एक बैरल। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो सिंपली याद कर सकते हैं 159 लीटर। अगर एग्जैक्ट याद करेंगे तो 158.9 लीटर होता है। और एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो एक गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। फिर ताप के कुछ प्रमुख मात्रक हैं। ताप की मात्रक आपको पता है कि जैसे ताप के व्यक्त करने के जो स्केल हैं उनमें जो प्रमुख स्केल हैं, एक केल्विन स्केल है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है, एक सेल्सियस स्केल है। इसके अतिरिक्त रोमर स्केल भी है, लेकिन अब मुख्य रूप से इन 3 स्केल का ही प्रयोग किया जाता है, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। इनके बीच आपको संबंध जो होता है उस संबंध को याद में रखना होगा। तो अब आप इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो 1 डिग्री सेल्सियस होता है वो 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। फिर केल्विन को के से लिखते हैं, ये आपको पता है कि तापमान का SI मात्रक है, इसमें डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। और -40 डिग्री सेल्सियस पर, या कह लीजिए -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 36.9, अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट की बात करते हैं 36.9 डिग्री सेल्सियस, लगभग में इसी को हम 37 कह देते हैं। और फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98.6, जब आप 37 को कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर दाब के प्रेशर के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं, तो जैसे वायुमंडलीय दाब को जब व्यक्त करना है तो उसके लिए बार का प्रयोग किया जाता है। तो 1 इकाई वायुमंडलीय दाब या कह लीजिए 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है एक बार होता है, जो कि लगभग 10 पास्कल के बराबर होता है, या फिर SI में चेंज करेंगे 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रकार से एक मात्रक इसका टॉर भी है, 760 टॉर का एक बार होता है। इसी प्रकार से दाब का जो SI मात्रक है वो होता है पास्कल, और एक पास्कल में 10 टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इस तरह से दाब का SI मात्रक हो गया पास्कल। इसके अतिरिक्त कुछ और मात्रक हैं जो अक्सर हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि डॉप्सन। आपको पता है कि जो ओजोन लेयर पाई जाती है उस ओजोन लेयर में ओजोन की जो मात्रा होती है, या कह लीजिए ओजोन परत की जो मोटाई है, उसको व्यक्त करने के लिए हम इन गैस की मात्रा को मापन करने के लिए, ओजोन गैस की मात्रा को व्यक्त करने के लिए हम डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। फिर क्यूसेक, यह किसी भी तरल के प्रवाह मापने की इकाई होती है। यह क्यूबिक फीट पर सेकंड का ही, क्यूसेक जो होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड का संक्षिप्त रूप है। सामान्यतः नदियों के जल के प्रवाह, जब भी किसी नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद होता है तो क्यूसेक टर्म सुनने को मिल जाता है। फिर बार की बात हो चुकी है, ये वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई है। जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। इसी प्रकार जो थर्म है यह ऊष्मा का मात्रक होता है। कूलाम जो होता है विद्युत आवेश का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। वाट अक्सर सुना होगा, ये शक्ति का मात्रक होता है, जो जूल प्रति सेकंड के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार से 10.6 जब वाट हो जाता है तो उसको हम मेगावाट कहते हैं। विद्युत केंद्रों में उत्पादित विद्युत की ऊर्जा की मात्रा को इसी में व्यक्त किया जाता है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब वाट का मान 746 वाट होता है, उसी को हम 1 HP या हार्स पावर कहते हैं।
तो आपको ध्यान में रखना है, लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है कि शक्ति मापने का एक बड़ा मात्रक होता है हॉर्स पावर, 746 वाट का एक हॉर्स पावर होता है। इसी प्रकार से किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक मात्रक होता है। अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि 3.6 मेगा जूल का जो है 1 किलोवाट घंटा होता है। इसी प्रकार से मैक जो होता है अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। आप देखते हैं कि कई वायुयान की इकाई या मिसाइल की जो चाल है मैक में व्यक्त की जाती है। अगर मान जो है 1 मैक से अधिक प्राप्त होता है तो उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक कहा जाता है। जो तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमान होते हैं उनकी गति को हम मैक में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से सोनार होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक होता है। जैसे पनडुब्बियों के नौवहन में इसका प्रयोग किया जाता है। नॉट की चर्चा हो चुकी है कि समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई नॉट होती है और 1 समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण मात्रक थे। आगे की जो प्रमुख मापक यंत्र हैं उनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।